हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्यूनर। अभी तक हमने जो यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड थ्योरी कवर की है, उसी पर बेस्ड नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टोटल क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे यूनिट एंड डायमेंशन पर। क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट, इफ वी चेंज यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट चेंज कर दी, आपको इन 4 ऑप्शंस में से जो भी करेक्ट हैं वो सिलेक्ट करने होंगे। तो डायमेंशन चेंज हो जाएंगी, डायमेंशन रिमेन सेम, इट मे चेंज और मे नॉट चेंज, और इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस। तो आउट ऑफ 4 ओनली 1 इज करेक्ट। ओके, तो यूनिट चेंज की तो एग्जांपल ले लेते हैं हम। 10 मीटर, ये मीटर यूनिट है, तो इक्विवेलेंट टू कितने होंगे? 1000 सेंटीमीटर। तो यूनिट आपने मीटर से सेंटीमीटर, तो मैग्नीट्यूड जो है वो आपका 10 से चेंज होकर 1000 हो गया। क्लियर है? लेकिन अब बात करें कि डायमेंशन चेंज हुई है या नहीं है। तो ओके, आप मीटर में लिखें या सेंटीमीटर में लिखें, तो डायमेंशन वही रहेंगी। अब इसका कैसे डिसाइड करें कि वही रहेंगी नहीं रहेंगी? ओके, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, n2 इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड यूनिट सिस्टम n1 m1 अपॉन m2 raised to the power a, l1 upon l2 raised to the power b, t1 upon t2 raised to the power c। ये फर्स्ट यूनिट सिस्टम में मास की यूनिट है और ये सेकंड यूनिट सिस्टम में मास की यूनिट है। बट ए क्या है? वो डायमेंशन है। ऐसी प्रकार से आप कह सकते हैं इन द सेम वे L1 L2 और T1 T2 के लिए भी कहा जा सकता है। जबकि ए बी एंड सी ये क्या है? ये डायमेंशंस हैं। बात क्लियर है? तो यूनिट चेंज हुई है, m1 अपॉन m2 है, तो इट में से यूनिट चेंज हुई है बट डायमेंशन दोनों में सेम ही है। ए लेंथ की यूनिट चेंज हुई है बट डायमेंशन वही है। टाइम की यूनिट चेंज हुई है t1 से t2 बट डायमेंशन सी ही है दोनों के। इट मीन्स dimensions not changes। तो it dimension changes, it means this is incorrect और ये correct है। its dimensions remain same। बट अभी भी एक कंफ्यूजन फिर भी है। ओके, थर्ड भी रॉन्ग है। इट मे चेंजेस और मे नॉट चेंजेस, मीन्स ये डायमेंशन के रिलेटिव बात कर रहा है। बट इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस, ये जो पार्ट है डी, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। अगर आप ध्यान दें तो ये 10 है और सेकेंड यूनिट सिस्टम में नंबर हो गया 1000। इनको अगर हम कंसंट्रेट करके देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है। 10 और दिस इज 1000, इन दो से तो आइडिया यही लग रहा है कि जैसे मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। तो कैसे समझ सकते हैं हम? कंसीडर कीजिए कि एक रॉड है जिसकी लेंथ 2 मीटर है। ओके, मीटर यूनिट सिस्टम में ये लेंथ है 2 मीटर, बट अगर इसे सेंटीमीटर सिस्टम में लिखने लगे तो देन इट विल बी 200 सेंटीमीटर। बट रोड तो वही है, सेम रोड तो चेंज नहीं हुई ना। मैग्नीट्यूड जो है वो आपका इस रोड की लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है और वो लेंथ चेंज नहीं हुई है। तो चेंज क्या हुआ है? ये क्या है कि आप कहें ये 2 मीटर है तो देन 200 है तो मैग्नीट्यूड तो चेंज हो गया? नहीं, ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं ओनली। n1 n2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये 2 डिफरेंट यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को नहीं। यूनिट चेंज हुई है तो उसी के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल नंबर चेंज हो गया है। यूनिट पहले मीटर थी तो न्यूमेरिकल नंबर 10 है। यूनिट सेंटीमीटर हुई तो देन न्यूमेरिकल नंबर 1000 है। बट मैग्नीट्यूड इट मीन्स 10 मीटर एक्चुअल में इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर है। तो मैग्नीट्यूड जैसे यहाँ मैं रोड की लेंथ कह रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग 10 मीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर है। तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हुई है ड्यू टू चेंजिंग ऑफ द यूनिट। बात क्लियर हुई? इसीलिए ये भी रॉन्ग है। इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई है। कंसिडर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज 5 न्यूटन if unit of a length and a time is doubled and the unit of a mass is half, then the numerical value of force in new unit will be। ठीक है, हम डायरेक्ट फार्मूला तो लगा सकते हैं, ये आपको मैंने जो बताया हुआ है n2 इक्वल्स टू, बट इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले हम एक आइडिया ले लेना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू 5 न्यूटन की जो नया सिस्टम ऑफ ए यूनिट है इसमें लार्जर होगी और स्मॉलर। ओके, सो दैट
इनमें से आउट ऑफ 4 ऑप्शन 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। ठीक, तो न्यूटन है, तो न्यूटन 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है आपके पास में 1 kg इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर। ये है 1 न्यूटन। न्यूटन तो साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए, बट एमकेएस यूनिट सिस्टम में यूनिट ये है फोर्स की। ओके, केजी की यूनिट यानी कि मास की यूनिट क्या हुआ है, यूनिट ऑफ ए मास ये हाफ कर दी गई, तो इट मीन्स ये आपने कर दी हाफ केजी यूनिट जो है। मीटर की मीन्स लेंथ और टाइम की यूनिट दोनों की हैं आपने डबल, तो मीटर जो 1 मीटर था यूनिट उसको आपने कर दी यूनिट वाइज 2 मीटर। एंड देन डिनोमिनेटर में कहा जाए तो ये 1 सेकेंड की जगह आपने कर दिया 2 एंड देन स्क्वायर ऑफ दिस। आफ्टर सॉल्यूशन 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, तो 1/4 kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर जो है न्यू सिस्टम ऑफ ए यूनिट में यूनिट हो गई। ये यूनिट है न्यू सिस्टम में। ओके, यूनिट अब छोटी है कंपैरिजन टू एज बिफोर। बिफोर में क्या थी 1 kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर यूनिट थी, बट अब यूनिट है 1/4, तो यूनिट हो गई पहले की कंपैरिजन में 1/4। तो देन आपके पास फॉर्मूला होता है n/u न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम्स यूनिट इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑलवेज। अगर यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू लार्जर होगी, बिकॉज n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। तो जब यूनिट आपकी ये स्मॉलर हो गई है तो न्यूमेरिकल वैल्यू n लार्जर होगी सेकंड यूनिट सिस्टम में। इट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू लार्जर है। तो यहाँ ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो जानना चाह रहा है कि फोर्स की पहले कंपैरिजन में कितनी हो जाएगी, तो इट मीन्स ये 1/4 टाइम ये भी रॉन्ग है और हाफ हो जाएगी ये भी रॉन्ग है। आंसर में पॉसिबल बी है या फिर ए है। बात क्लियर है, क्योंकि यूनिट स्मॉलर हो गई है 1/4 हो गई है, तो देन न्यूमेरिकल वैल्यू आई थिंक 4 टाइम्स बनेगी। फिर क्लियर है बात। तो n1 u1 इक्वल्स टू अगर n2 u2 हम अप्लाई करने लगे हैं तो n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 और यूनिट है ये आपका 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप सिंपली इसे लिख दे बस 1 यूनिट है। n2 अननोन है और सेकेंड यूनिट सिस्टम में जो यूनिट बनी है वो 1/4 है। तो n2 की वैल्यू आपके पास आ गई 20 न्यूटन। और अगर यही वैल्यूज आप इस वे में ना करके डायमेंशन यूनिट सिस्टम से कैलकुलेट किया ये तो प्रोसेस आपने, बट आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस बेसिस पे भी, क्योंकि मैंने 2 वे से आपको बताया था न्यूमेरिकल वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए, एक तो यूनिट सिस्टम बेसिस पर और एक डायमेंशनल बेसिस पर। तो डायमेंशन बेसिस पे भी आप कैसे करेंगे, ओके इसको भी कंसीडर करते हैं। तो ये ए बी और सी ये क्या डायमेंशंस ऑफ ए फोर्स बता रही हैं। m1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम में मास की यूनिट है और m2 सेकंड यूनिट सिस्टम में। तो ये 1 वाले जो हैं m1 l1 और t1 ये फर्स्ट यूनिट सिस्टम में यूनिट्स हैं और m2 l2 t2 ये सेकंड यूनिट सिस्टम में यूनिट्स हैं। ओके, तो अब आपको कैलकुलेट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डायमेंशन एबीसी कितनी है। तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो आपने रीडिंग की है मास में 1, एल में 1 और टी में -2। ये ई का रोल परफॉर्म करेगा, ये बी का रोल और ये -2 सी का रोल। ठीक है, ये आप नंबर यहाँ फीड कर दीजिए। तो n2 विल बी n1 की वैल्यू क्या है 5 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 5 न्यूटन। फोर्स आपको गिवन है ये 5 न्यूटन, तो इट मीन्स दिस इज n1 और ये यूनिट हो गई। m1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम में यूनिट मास की 1 kg, लेकिन दूसरे सिस्टम में m2 जो डिनोमिनेटर में यूनिट है वो है 0.5 kg। ओके, लेंथ की फर्स्ट यूनिट सिस्टम में यूनिट है 1 मीटर और सेकंड में 2 मीटर। ये तो कहा था कि लेंथ और टाइम की डबल की गई है और मास की हाफ। ओके, नाउ टाइम में क्या कहा था कि 1 सेकेंड है और सेकंड यूनिट सिस्टम में डबल कर दी गई, इट मींस 2 सेकेंड। ओके, अब इनकी डायमेंशन अप्लाई करो। kg की यानी कि ये डायमेंशन m में है 1, l में है 1 और टाइम में है -2, तो ये डायमेंशन ए बी और सी ये अब यहाँ पावर में अप्लाई करनी होगी। यहाँ 1 ये भी 1 और ये -2।
ओके, सॉल्व आउट कीजिए। ओके, केजी से केजी कैंसिल आउट, मीटर से मीटर कैंसिल आउट और सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट। नाउ न्यूमेरिकल वैल्यूज वाई 1/0.5 इट मीन्स 2, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/2 का -2 है तो रिवर्स करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा। एंड देन अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आई सेकंड यूनिट सिस्टम में 20। यूनिट नहीं लिखेंगे, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ओनली। ये कितनी है, पहले थी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 और अब है न्यूमेरिकल वैल्यू 20। इट मीन्स n2/n1 का रेशो अगर करें आप तो 20/5 तो 4 आ गया, तो n2 इक्वल टू आ गया 4 टाइम्स n1। तो न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट यूनिट सिस्टम के कंपैरिजन में अब हो गई 4 टाइम्स, तो आंसर इज ए। तो ए इज द आंसर। नाउ कंसिडर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन with usual notation. The following equation said to give the distance covered in the nth second. nth सेकंड में या nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको ये गिवन। ओके, तो अब आपको आउट ऑफ 4 ऑप्शंस जो एक करेक्ट ऑप्शन है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो SN u प्लस a इज टू 2n-1/2। तो मैं इसको एक बार और राइट डाउन कर ले रहा हूँ, u प्लस हाफ a 2t -1। तो ये हमने अपने अकॉर्डिंग लिख लिया। ओके, तो ये एक्सप्रेशन पूछ रहा है कि ओनली न्यूमेरिकली करेक्ट है, ओनली डायमेंशनली करेक्ट है, या बोथ डायमेंशनली और न्यूमेरिकली करेक्ट है, नाइदर न्यूमेरिकली नॉर डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, तो अब हम ये फॉर्मूला तो पढ़ते आए हैं बार बार अगेन एंड अगेन, यही फॉर्मूला होता है nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस किसी पार्टिकल। इट मीन्स ये न्यूमेरिकली तो करेक्ट है, न्यूमेरिकली करेक्ट है। अब बात डायमेंशन किया है, तो ये है आपके पास में nth सेकंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस। nth सेकंड इट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस, तो इट मीन्स दिस विल बिकम वेलोसिटी टाइप क्वांटिटी। किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस एक सेकंड में, उसको आप वेलोसिटी कहेंगे। हाँ, रिप्रेजेंटेशन साइन ये डिस्टेंस ही है, बट ये डिस्टेंस एक सेकंड में ट्रेवल्ड है तो उसे हम वेलोसिटी ही कहेंगे। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हम यहाँ फीड करेंगे, ना कि डिस्टेंस की ओनली। इक्वल्स टू दिस इज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इट मीन्स LT-1 प्लस दिस इज डायमेंशनलेस हाफ। ओके, नाउ ओके इसे करेक्ट कर लीजिए, दिस इज 2n, क्योंकि ये nth सेकंड के लिए लिख रहा हूं तो t नहीं आएगा n आएगा। ओके, तो हाफ a, डायमेंशन ऑफ a क्या होंगी, एक्सीलरेशन है ये, तो LT-2। ओके, एंड 2n-1 क्या, अपने आप में कंप्लीट ये एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा क्वांटिटी। तो ये अपने आप में पूरी क्वांटिटी का जो डायमेंशंस होंगी दैट विल बी टाइम। अब आप इसे अगर सॉल्व आउट करें तो LT-1 विल बी इक्वल टू LT-1 प्लस LT-2 है और ये +1 है, तो LT-1। तो ईच एंड एवरी टर्म की डायमेंशन सेम आई है, इसलिए ये डायमेंशनली भी जो है इक्वेशन आपकी करेक्ट है। ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। So it means option C will be the correct one. Okay, now consider this question. Which of the following relationship can derived with the help of a dimensional analysis? तो आपको यहाँ से डिसाइड करना है इनको देखकर कि इन आउट ऑफ 4 ऑप्शंस किन किन फॉर्मूलाज को आप विद द हेल्प ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट आप कंसीडर करें ए को। तो डायमेंशनल एनालिसिस के जो है ड्रॉबैक या कह सकते हैं लिमिटेशंस मैंने आपको बताई थी कि उसमें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो कहीं पर या लॉग फंक्शन वे विद द हेल्प ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस आप जनरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये विद द हेल्प ऑफ अ डायमेंशनल एनालिसिस आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर है? और ये आपके 2 टर्म प्लस या माइनस से कनेक्टेड है, इसीलिए आप टर्म केवल मल्टीप्लाई में हो, जिस तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई में ओनली मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में या डिवीजन के फॉर्मेट में, तो ये फार्मूलाज तो आप ड्राइव कर सकते हैं। बट इस तरीके से 2 टर्म जैसे ये एडिशन में गिवन है, यहाँ ये आपके सब्ट्रैक्शन में गिवन है, ये डायमेंशन एनालिसिस के बेसिस पे आप जनरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका कॉस फंक्शन भी जनरेट नहीं होगा और CT-X विद द हेल्प ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस जनरेट नहीं होगा। तो इसीलिए ना तो इसे जनरेट कर पाएंगे आप, ये कट हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी नहीं आ सकते,
ये भी कट हो गया। और अगर कहीं लॉग होता फंक्शन तो वो भी जनरेट नहीं हो सकता था, लॉग वाला कोई इसने ऑप्शन नहीं दिया, तो इट मीन्स अब उसको तो भूल ही जाए। ओके, थर्ड ऑप्शन पे बात करें तो यहाँ दो टर्म दिए हैं, काइनेटिक एनर्जी और इसको आप जानते हैं रोटेशनल एनर्जी के फॉर्मेट में। तो एडिशन में जो टर्म है आप वो जनरेट नहीं कर सकते, 1/1 मीन्स काइनेटिक एनर्जी mv² प्रूफ कर सकते हैं आप सेपरेटली, और काइनेटिक एनर्जी I⍵² आप जनरेट कर सकते हैं सेपरेटली। अगेन कॉन्स्टेंट्स भी जो है विद द हेल्प ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस जनरेट नहीं किए जा सकते। तो यहाँ तो आपके दो टर्म है इन द एडिशन फॉर्मेट, ये जनरेट नहीं होंगे। साथ साथ ये अगर आप सिंगल बेसिस पे भी करने लगे काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए कि आप कहने लगे हाफ mv² क्या जनरेट की जा सकती है विद हेल्प ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस, तो इसमें जो है आपका आंसर है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट टाइम्स mv² तो आप प्रूफ कर सकते हैं, बट ये नंबर आप प्रैक्टिकली ही कैलकुलेट कर पाएंगे लेबोरेटरी में, अदरवाइज ये नहीं आएगा। फॉर्मुलेशन के बेसिस पे आप इसे हाफ को जनरेट कर सकते, और डायमेंशन एनालिसिस बेसिस पे हाफ नहीं आएगा, तो इट मींस ये भी नहीं जनरेट होगा। तो 3 आउट हो गए। ओके, अब आते हैं डी ऑप्शन पर अपने। अब डी ऑप्शन में ये v कोई भी एक क्वांटिटी है, ठीक है, हमें पता है, बट 11th में जस्ट अभी स्टूडेंट आए, उन्हें नहीं आइडिया है, तो हम इसे कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी एज्यूम कर लेते हैं v। तो ये v कितने पर डिपेंडेड है, एक p कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक रेडियस r टाइप की कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये ईटा पर थर्ड, और l ये फोर्थ। तो इट मीन्स जो v है वो डिपेंड कर रही है 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। और आप जानते हैं कि हम इस तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन में भी जनरेट करना चाहें तो मैक्सिमम 3 क्वांटिटीज पर, 3 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज ही डायमेंशनल एनालिसिस से जनरेट कर सकते हैं। इट मींस ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी तो 4 अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है, इट मीन्स ये डी भी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती विद द हेल्प ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस। तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ए बी सी को कह रहा है कि जनरेट कर सकते हैं, नहीं, हम तो चारों में से किसी को भी नहीं कर सकते जनरेट विद द हेल्प ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस। तो इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स cannot enter into list of a fundamental quantities in any system of a unit। आप नॉर्मली जो फंडामेंटल यूनिट 11th में जो मोस्टली यूज होती हैं वो मास है, लेंथ है और टाइम है। तो 3 क्वांटिटीज मेन यूज होती हैं एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ठीक है, ये भी आपका 3 का ही सेट दिया हुआ है, आपको डिसाइड करना है कि इन सेट में से कौन सा सेट कभी भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्मेट में आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो बेस तरीका है वो ये है कि आपकी तीनों फिजिकल क्वांटिटीज पर आप कंसंट्रेट करें, और अगर उनमें से किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को आप अदर 2 के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर पाए कंप्लीटली, देन वो सेट आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्मेट में एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे कि मास और टाइम, ये तो फंडामेंटल उसमें भी है आपकी और एक दूसरे से बिल्कुल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है जो अभी तक आप रीड करता है फंडामेंटल क्वांटिटी। बट एक्सीलरेशन आप ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मेट में पढ़ते आए हैं, बट क्या मैं इस एक्सीलरेशन को इन 2 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो आई थिंक कभी नहीं। एक्सीलरेशन की डायमेंशन अगर आप लिखने लगे तो LT-2 है, तो यहाँ मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, टाइम है जो कि आपका यहाँ यूज हो गया, लेकिन मास यहाँ नहीं आ रहा। तो इट मींस इनमें जो है ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मींस एक्सीलरेशन को मैं मास और टाइम के फॉर्मेट में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, और मास और टाइम तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट स्टार्टिंग से ही है, जो कि आपने फंडामेंटल क्वांटिटी 7 पढ़ी है। तो इसीलिए ये सिस्टम ऑफ अ यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह से ट्रीट किया जा सकता है। ओके, ऐसे ही हम आते हैं, मान लीजिए कि सी है कि लेंथ और टाइम, ये तो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है, तो आप रीड करते आए हैं। बट क्या वॉल्यूम को आप, जो कि एक्चुअल में ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, अभी हमारा जो सिस्टम ऑफ ए यूनिट हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक, क्या वॉल्यूम को मैं लेंथ और टाइम के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं, फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता इन तीनों को। ओके, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम जो है आपका लेंथ की पावर 3, वॉल्यूम की जो डायमेंशन है वो लेंथ में 3 है। तो ठीक है, लेंथ तो यूज हुई इसमें, बट टाइम का इंक्लूजन नहीं हो पाया, टाइम नहीं है। तो इट मीन्स कि वॉल्यूम, टाइम और लेंथ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है।
टाइम को अगर आप लेंथ और वॉल्यूम में एक्सप्रेस कर पाए बात अलग है, अगर आप टाइम को वॉल्यूम एंड लेंथ के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर पाए तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये तीनों की तीनों मिलकर के फंडामेंटल क्वांटिटी बन सकती है। ऐसे ही मास, वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम, अगर इनमें मास तो फंडामेंटल आपकी शुरुआत से ही है, वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम ये आपकी जो ओरिजिनल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके अकॉर्डिंग ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम। तो अब हम यहाँ कंसंट्रेट करेंगे कि क्या इनमें से किसी एक फिजिकल क्वांटिटी मींस मास, वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंटम में से किसी एक को अदर टू के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं। अगर कर पाए तो देन ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह से ट्रीट नहीं की जाएंगी। ओके, तो लीनियर मोमेंटम को देखते हैं। लीनियर मोमेंटम होता है मास टाइम वेलोसिटी, और ये तो डायरेक्ट ही हो गई, ये मास का भी इंक्लूजन इसके अंदर हो गया और वेलोसिटी का भी इसके अंदर ही इंक्लूजन हो गया। तो लीनियर मोमेंटम मास टाइम्स वेलोसिटी होती है। बात क्लियर है? तो जब लीनियर मोमेंटम मास टाइम वेलोसिटी, इट मींस ये फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह से ये सेट एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज इसमें से एक फिजिकल क्वांटिटी अदर टू के फॉर्मेट में एक्सप्रेस की जा सकती है। तो ये आपकी जो है कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, फोर्थ जो ऑप्शन है उसको भी ऊपर भी ट्राई कर लेते हैं, मास, लेंथ और टाइम। तो ये तो आपका फंडामेंटल यूनिट सिस्टम्स स्टार्टिंग से ही है, जो कि आपको बताता है कि ये तीनों की तीनों फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है। ओके, कंसीडर दिस क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ प्रोडक्ट एंड अ क्वोशंट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी। ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, मल्टीप्लिकेशन फार्मूला जो है ये गिवन है और आपका क्वोशंट फार्मूला ये गिवन है, डायमेंशनल फार्मूला। क्वांटिटीज ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। ठीक, तो ए एंड अपॉन बी जो दो फिजिकल क्वांटिटी है क्वोशंट फॉर्मेट में, उनका डायमेंशनल फार्मूला मास में 1 है और टाइम में -2। ये ए एंड बी का डायमेंशनल फार्मूला का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है आपको ml² t-2। ओके, तो अब आपको फिजिकल क्वांटिटी इन ए एंड बी कौन सी है ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इनको आप प्रोडक्ट कर दीजिए, क्वोशंट एंड प्रोडक्ट का भी प्रोडक्ट। इससे बी से बी कैंसिल हो गई, तो mt-2 है क्वोशंट फॉर्मेट में डायमेंशन फॉर्मूला, और आपका प्रोडक्ट फॉर्मेट में है डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया डायमेंशन ऑफ ए का स्क्वायर m² l² t-4, और इसको आप लिख सकते हैं ml-t-2 का होल स्क्वायर। तो फिजिकल क्वांटिटी ए का डायमेंशन फॉर्मूला जो आया दैट इज ml-t-2। अगर आप इस डायमेंशन को कंसीडर करें तो ये है फोर्स की डायमेंशन। इट मींस जो फिजिकल क्वांटिटी ए है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। बात क्लियर है? एंड देन अब आपको कैलकुलेट करनी है बी की डायमेंशंस, तो आप इस फॉर्मूले में ए की डायमेंशन फीड कर दीजिए, तो ml-t-2 एंड देन फिजिकल क्वांटिटी b जो कि अभी भी अननोन है हमारे लिए, ml² t-2, t-2 से t-2 कैंसिल आउट हुआ, m से m कैंसिल आउट हुआ, एक l की पावर से a कैंसिल एक, तो b कम्स आउट l। तो ये लेंथ टाइप की कोई फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक, कुछ भी हो सकता है। ओके, ये फोर्स टाइप की क्वांटिटी है। तो अब आप कंपैरिजन कर लीजिए, फोर्स वेलोसिटी नहीं, फोर्स तो करेक्ट है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट मींस सेकंड ऑप्शन करेक्ट है अभी। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन, इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड अ फोर्स F टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, मींस ये तीन आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज ले ली इन प्लेस ऑफ अ मास, लेंथ और टाइम के, तो देन डायमेंशन ऑफ अ मास क्या होंगी इस फॉर्मेट में, मींस एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स के फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ 1 by 1 आपको 3 मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको जो भी सुटेबल लगे उस एक को आप पिक कर लें। तो फर्स्ट मेथड, ये आपके जो चारों ऑप्शंस हैं इनमें फोर्स की, एनर्जी की, जिनमें एनर्जी आ रहा है और जिनमें वेलोसिटी है, उनके डायमेंशन अपनी जो
बेसिक है, फंडामेंटल पे फीड कीजिए, जिसमें मास रिमेनिंग रह जाए, कैपिटल M रेज टू द पावर 1 रह जाए रिमेनिंग, इट मीन्स वही आपका सुटेबल फार्मूला बने। देखिए फॉर एग्जांपल इसको लेते हैं, इसमें फोर्स की डायमेंशन बनेगी mlt-2 एंड डिवाइड में है वेलोसिटी का स्क्वायर, तो lt-1 पावर 2। अगर हम कैंसिल करने लगे तो यहाँ ओनली आपका जो है m रेज टू द पावर 1 नहीं है, इट मीन्स ये तो सही नहीं हुआ, ये करेक्ट फार्मूला नहीं है मास की डायमेंशन का। देन अब इसको कंसीडर करें, एनर्जी की डायमेंशंस होती हैं ml² t-2 और वेलोसिटी की बनेगी lt-1, इसका स्क्वायर करेंगे, दिस विल बी m l रेज टू द पावर 4 एंड t रेज टू द पावर -4। ये भी आपके पास क्या है, m रेज टू द पावर 1 नहीं है, इट मीन्स ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ओके, अब इस पाते हैं f, फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2 एंड v रेज टू द पावर -1, तो डिनोमिनेटर में वेलोसिटी आएगी और वेलोसिटी की डायमेंशन जब आप फीड करेंगे तो वो आएगी lt-1। ओके, अब इसे अगर सॉल्व करें तो l से l कैंसिल आउट हुआ, तो mt-1, तो ये भी मास नहीं है, इट मीन्स ये भी करेक्ट रिलेशन नहीं है। एंड देन फाइनल डी को कंसीडर कर लेते हैं, ई एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन ml² t-2 और p रेज टू द पावर -2 है, तो इट मीन्स lt-1 का भी स्क्वायर करेंगे, तो ये t-2 l की पावर 2, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, ये आया आपके पास में m रेज टू द पावर 1, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। तो डायमेंशन ऑफ अ मास in form of energy, velocity and a force will be this. Okay, now second method of this same question, आप पहले एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स की डायमेंशंस लिख लीजिए। एनर्जी की डायमेंशंस हो गई ml² t-2, वेलोसिटी की डायमेंशंस हो गई lt-1 एंड देन फोर्स की डायमेंशन हो गई mlt-2। बात क्लियर है? अब आपको इन तीन फॉर्मूलों में इस वे में इनका अरेंजमेंट करना है, सो दैट मीन्स जैसे हम एल्जेब्रिकल इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करते हैं, सो दैट आपके पास रिजल्ट बचे m रेज टू द पावर 1, आंसर वही बन जाएगा फिर उसी का कोऑर्डिनेट इन 4 ऑप्शंस में। ओके, अब देखिए कि मास किससे बचता है। अगर हम वेलोसिटी को स्क्वायर कर लें तो वेलोसिटी का स्क्वायर बनेगा l² t-2 और एनर्जी है ml² t-2। अगर आप E/v² कर दें, इट मीन्स ये डायमेंशन है ml² t-2 और वेलोसिटी की बनेगी lt-1 एंड देन स्क्वायर, तो ये नंबर आपके पास मास में 1 बचा, तो इट मीन्स जो मास की डायमेंशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और वेलोसिटी बन रही है, फोर्स का तो इनवॉल्वेंट आया ही नहीं, v रेज टू द पावर -2, एनर्जी में 1 है इट मीन्स, और वेलोसिटी में -2 है, यह है मास की डायमेंशन। से भी आपके पास अवेलेबल हुआ ऑप्शन डी। ओके, अब इस सेम क्वेश्चन का जो है हम थर्ड मेथड कंसीडर करते हैं, जो कि आपका सबसे लेंथी प्रोसीजर है, कि आपने अज्यूम कर लिया कि मास जो है वो प्रोपोर्शनल टू एनर्जी की पावर ए, एंड देन ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, कोई रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ अ डायमेंशनल एनालिसिस, वो प्रोसेस लगा रहा हूं अब मैं इसमें। तो मास इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रेज टू द पावर बी, सेकंड रिलेशन। थर्ड रिलेशन, मास इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स रेज टू द पावर सी। अब इन तीनों इक्वेशंस को आप कंबाइंड कीजिए, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी रेज टू द पावर ए, वेलोसिटी रेज टू द पावर बी और फोर्स रेज टू द पावर सी, ये हो गया फोर्थ रिलेशन। ओके, यह जो है आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाइए, के लिख लीजिए, ई रेज टू द पावर ए, वेलोसिटी रेज टू द पावर बी एंड फोर्स रेज टू द पावर सी। अब आप बोथ साइड की डायमेंशन से लिख लिए, मास की डायमेंशन तो कैपिटल एम में 1 हो गई, ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी, और एनर्जी की डायमेंशंस होती है ml² t-2 और रेज टू द पावर ए, वेलोसिटी की डायमेंशन है lt-1 रेज टू द पावर b, और फोर्स की डायमेंशन है ml-t-2 रेज टू द पावर c। कलेक्ट कीजिए m, l और t की इंडिविजुअल डायमेंशंस को, तो m रेज टू द पावर a तो यहाँ से अवेलेबल होगा, यहाँ m है ही नहीं, m रेज टू द पावर c यहाँ से। ओके, अब लेंथ के डायमेंशन 2ab और यहाँ से मिलेगा, एंड देन फाइनल टाइम के डायमेंशंस माइनस का 2a माइनस का b
माइनस का 2। कंपेयर करिए ऑन द बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे मास रेज टू द पावर 1 है, एल रेज टू द पावर 0 और टी रेज टू द पावर भी 0। ओके, तो ए प्लस सी की वैल्यू आ गई 1। मास की डायमेंशंस की जब कंपैरिजन किए ऑन द बोथ साइड, ये तो इक्वेशन नंबर जो है आपकी हो गई 5th। ओके, अब आप एल की पावर्स की कंपैरिजन करें तो ये नंबर है इक्वल टू लेफ्ट साइड पर तो 0 है। 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ऊपर वाले से a प्लस सी इक्वल टू 1 है। आप चाहें तो यहाँ रख ले एक a और एक c मिलकर के 1 बन जाएगा। तो b प्लस a इक्वल टू -1। a प्लस सी 1 रखेंगे आप लेफ्ट साइड पर, एक a ये और एक c मिलकर के 1 रखेंगे, देन राइट साइड पर -1। बात क्लियर? ओके, अब थर्ड इक्वेशन की ओर कंपैरिजन कर लेते हैं। -2a माइनस बी माइनस 2c लेफ्ट साइड पर है 0। -2a टाइम की डायमेंशंस की कंपैरिजन, -2c इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2a प्लस बी प्लस का 2c इक्वल टू 0। ओके, अब अगर आप 2 कॉमन ले लें तो 2a प्लस 2c ये हो जाएगा इक्वल टू 2k। तो b की वैल्यू माइनस की 2 आ गई। जब b की वैल्यू -2 आ गई तो यहाँ से a की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू माइनस b राइट साइड पे जाकर का हो जाएगा प्लस का 2। a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू 1 आ गई तो c की वैल्यू इस 5th इक्वेशन से। बात क्लियर है? अब a b एंड c की वैल्यू आप कहाँ फीड करेंगे? इस 4th रिलेशन कर दीजिए फीड। मास इज प्रोपोर्शनल टू e रेज टू द पावर a की वैल्यू है 1, b रेज टू द पावर b और b की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है -2 एंड f रेज टू द पावर है c, f रेज टू द पावर c और c आपने कैलकुलेट किया 0। तो इट मींस मास इज प्रोपोर्शनल टू e b रेज टू द पावर -। तो अब आपके पास 3 मेथड है, कौन सा भी आपको बेटर लगे उसे चूज कीजिए, एग्जाम में यूज कीजिए एंड फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट कीजिए। कंसीडर दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 9 किलोमीटर पर मिनट इन ए सिस्टम बेस्ड ऑन ग्राम सेंटीमीटर एंड आवर। तो इस क्वेश्चन को भी हम 2 मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड वही यूनिट बेस पर और सेकंड मेथड डायमेंशनल एनालिसिस बेस पर। फर्स्ट मेथड n1 u1 equals to n2 u2, numerical value in first unit system into unit, numerical value in second unit system into second unit system। ओके, n1 की वैल्यू तो दी है 9 और ये दिया है आपको 1 किलोमीटर अपॉन 1 मिनट इक्वल्स टू n2 अननोन है वैल्यू और u2 यूनिट सिस्टम ग्राम सेंटीमीटर आवर। अब मास तो आपका इसमें इन्वॉल्व नहीं है यूनिट वाइज, तो देन ये तो हमारे लिए यूजलेस हुआ। सेंटीमीटर और आवर आपका जो है यहाँ यूनिट सिस्टम है। इट मीन्स u2 विल बी 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 आवर। यहाँ ये किलोमीटर लार्जर क्वांटिटी, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ आवर बड़ी यूनिट है तो इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 9:1 किलोमीटर 1000 ये मीटर हो गए और सेंटीमीटर तक जाना है तो देन 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया। दिस मच सेंटीमीटर होंगे 1 किलोमीटर में। देन डिनोमिनेटर में 1 मिनट, ये स्मॉलर यूनिट है टाइम की, आवर बड़ी है तो हम आवर को कन्वर्ट कर लेंगे। n2:1 सेंटीमीटर और दिस इज 60 मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल आउट हुआ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हुआ। n2 की वैल्यू जो आई न्यूमेरिकल वैल्यू 9 6 54 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और 1 6। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आई है और यूनिट अटैच करें तो ये आपके पास जो 9 किलोमीटर पर मिनट है दैट विल बी इक्वल टू 54:10⁻6 सेंटीमीटर पर आवर। ये आपस में इक्विवेलेंट टू ईच अदर है। ओके ओके, नाउ कंसीडर सेकंड मेथड। तो ये हम लेंगे डायमेंशनल बेसिस पर। तो इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 रेज टू द पावर a, l1 अपॉन l2 रेज टू द पावर b, t1 अपॉन t2 रेज टू द पावर c। ओके, n1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है 9, तो n1 की वैल्यू तो आपने फीड की 9। मास आपका जो है यहाँ है ही नहीं और तो देन सेकंड में भी यूज नहीं होगा, तो इसे आप सिंपली 1 लिख लेंगे, 1 रेज टू द पावर a। ओके, l1 अपॉन l2 फर्स्ट यूनिट सिस्टम में लेंथ है
किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर, और सेकंड सिस्टम में जो है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर रेज टू द पावर बी, एंड देन टाइम फर्स्ट यूनिट सिस्टम में है मिनट, तो ये आप लिखेंगे 1 मिनट अपॉन सेकंड यूनिट सिस्टम में है टाइम आवर में, देन दिस विल बी 1 आवर रेज टू द पावर सी। तो अब आपको ये डायमेंशंस पिक करनी है, के बाद आगे क्वेश्चन बढ़ जाएगा। ओके, 9 किलोमीटर पर मिनट, इट मीन्स ये स्पीड या वेलोसिटी टाइप की कोई फिजिकल क्वांटिटी है। देन उसकी डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 1, मीन्स एल में 1 और टाइम में -1। तो ये तो हो गई बी, तो ये हो गया सी, और मास में ये 0 लिखेंगे तो दिस इज ए, तो ए, दिस बी एंड दिस इज सी। ये वैल्यूज आपको यहाँ ला करके फीड करनी है। तो 9 1 रेज टू द पावर 0 के 1 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, 1 किलोमीटर 1000 मीटर हो गया, 100 से और मल्टीप्लाई करें तो सेंटीमीटर, एंड देन डिनोमिनेटर में है 1 सेंटीमीटर रेज टू द पावर बी, और बी है एल की पावर है यहाँ 1, तो ये 1। देन 1 मिनट छोटी यूनिट है, इसको तो हम एज सच रख देते हैं, और 1 आवर इज ए बिगर यूनिट है टाइम की, तो इसे लिख लेते हैं हम 60 मिनट। देन पावर है सी, और टाइम में जो है ये -1 है, तो -1 आप यहाँ यूज करें। ओके, मिनट से मिनट कैंसिल आउट हुआ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, देन इसी की पावर 0 1 होती है ऑलवेज, तो 9 10 टू द पावर 5, एंड देन ये पावर -1 है तो ये रिवर्स होकर के 60, तो अगेन दिस कम्स आउट 54 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 6। तो n2 की वैल्यू अगेन कितनी आई, 54 10 टू द पावर 6। तो आपने चाहे डायमेंशनल एनालिसिस बेस पर किया या यूनिट बेस पर किया, n2 की वैल्यू जो है दोनों में ही सेम है, हेंस 9 किलोमीटर पर मिनट जो है वो आपका 54 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर पर आवर के इक्विवेलेंट हो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट इट मींस ये लेंथ टाइप की कोई फिजिकल क्वांटिटी, y इक्वल्स टू a sin bx प्लस ct प्लस d, x b अगेन यहाँ डिस्टेंस टाइप की क्वांटिटी है, t टाइम टाइप की क्वांटिटी है। तो आपको कैलकुलेट करना है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a b c d, मींस a की डायमेंशन, b की डायमेंशन, c की डायमेंशन और डी की डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल है यहाँ आउट ऑफ दीज 4, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब ये टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो मैं बता के थक गया कि ये क्या है, ये तो जो है यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो साइन थीटा इट मीन्स यूनिट लेस क्वांटिटी, तो डायमेंशन ऑफ अ y विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अ a। तो y डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, तो डायमेंशन ऑफ ए तो आ गया l पावर 1, l में 1 है डायमेंशन। ओके, अब नेक्स्ट कंसीडर करते हैं b को। अब साइन आपने पढ़ा होगा ये थीटा टाइप की क्वांटिटी है, साइन थीटा, और थीटा क्या है, एंगल है। एंगल को क्या लिखते हैं आप, आर्क अपॉन रेडियस लिखते हैं। आर्क किस में कंसीडर किया जाएगा, मीटर में, रेडियस किस में कंसीडर किया जाएगा, मीटर में। तो डायमेंशन क्या हुई थीटा की यानी एंगल की, m0 l0 t0, ये डायमेंशन है एंगल की। इट मीन्स ये जितने भी आपके टर्म प्लस से कनेक्टेड हैं तो ईच एंड एवरी जो है वो डायमेंशन लेस होने चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट मिलकर के थीटा कह रहा है और थीटा डायमेंशन लेस है। और उस थीटा को रिप्लेस किया गया है 3 डिफरेंट टर्म से, bx प्लस ct प्लस d, तो ये इंडिविजुअली सभी डायमेंशन लेस होने चाहिए। तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल bx को कंसीडर करते हैं। bx की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है थीटा, तो m0 l0 t0 के इक्वल होगी bx की डायमेंशन। अब b की डायमेंशन तो अननोन है, और x आपकी यहाँ पहले कह गए हम लेंथ टाइप की क्वांटिटी है, इट मीन्स दिस इज l रेज टू द पावर 1 इक्वल्स टू m0 l0 t0, तो डायमेंशन ऑफ अ b विल बी इक्वल्स टू l रेज टू द पावर -1। आप लिखना चाहें m0 और t0 वो भी आप कंसीडर कर सकते। ओके, अब आते हैं इसके सेकंड टर्म ct पर।
ये भी डायमेंशन लेस ही होना चाहिए। तो सी टी इज डायमेंशन लेस, मीन्स डायमेंशन लेस है तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ये पावर नहीं है, डायमेंशन 0, लेंथ में डायमेंशन 0, टाइम में डायमेंशन 0। ओके, c अननोन है, लेकिन t क्या है, टाइम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, t m0, L0, T0. So then dimension of a C comes out M0, L0, T raised to the power -1. ओके, C की डायमेंशन आ गई, B की आ गई। अब D की देखते हैं डायमेंशन। तो D अपने आप में कंप्लीट है और इसकी डायमेंशन M0, L0, T0। तो देन ABCD की डायमेंशन अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या बनती है। तो डायमेंशन ऑफ ABCD, तो रखिए ए की डायमेंशन क्या कैलकुलेट आउट हुई थी, एल में 1। ओके, बी की डायमेंशन ये आई है एल में -1। देन सी की डायमेंशन क्या कैलकुलेट किए हैं आपने, टाइम में -1। ओके, डी की डायमेंशन तो 0 है, तो दी एंड एल -1 और एल +1, तो ये तो कैंसिल आउट हुआ, टाइम में -1। इट मीन्स डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी जो हमारे पास बचती है that will be m0, l0 और टाइम में -1। m0, L0 टाइम में -1, तो B will be the correct one. In CGS system, the magnitude of a force is 100 dyne. CGS system में given है आपकी बार आपको, ना कि MKS में। In another system where the fundamental physical quantities are kilogram, meter and a minute, find the magnitude of the force. So means CGS से इस बार आपको MKS में आना है। अगेन इसको दो मेथड से ही करेंगे, यूनिट सिस्टम एंड डायमेंशन सिस्टम। दोनों में आंसर जो ये गिवन किया हुआ है। ओके, यहाँ आपको एमसीक्यू टाइप नहीं बनाया गया, कोई बात नहीं, बट ये नंबर आपको आना चाहिए। ठीक है, पहले तो फर्स्ट मेथड यूनिट सिस्टम से करते हैं। n1u1 विल बी इक्वल टू n2u2। n1 मैग्नीट्यूड है 100। अब ये डाइन क्या है, तो ये फोर्स है, फोर्स क्वांटिटी लिखी है। इट मीन्स फोर्स की यूनिट होती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट ये किस में है, ये है आपका MKS में। और डाइन किस में बनेगी, तो वो CGS सिस्टम में होगी। ये तो न्यूटन है, हमको चाहिए डाइन्स में, तो वो CGS सिस्टम मीन्स kg आपका ग्राम में कन्वर्ट होगा, मीटर सेंटीमीटर में लिखेंगे और टाइम को सेकंड में ही लिखेंगे। तो देन दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 डाइन। बात क्लियर है? ठीक, अब ये यूनिट आप यहाँ फीड कीजिए। तो यूनिट है ये 100, डाइन का मीनिंग है ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का। इस ओके, n2 फाइंड आउट करना है और यूनिट यहाँ जो गिवन है ये किलोग्राम दी है, मींस 1 kg। लेंथ की यूनिट दी है मीटर, 1 मीटर अपॉन मिनट दी है टाइम। ओके, तो अब आप बिगर यूनिट जिस साइड है उसकी वैल्यू फीड करेंगे, स्मॉलर को एज सच रख देंगे आप। तो 100 ग्राम छोटी है, इसके कंपैरिजन में kg बड़ी है। सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है, सेकंड छोटी यूनिट है। ओके, 1 मिनट स्क्वायर, मिनट बड़ी यूनिट है। तो सब इधर ही वैल्यू रखनी होगी मुझे, लेफ्ट साइड पर सब एज सच रखी। ओके, n2 kg, 1 kg आपने लिखा 1000 ग्राम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, एंड देन 1 मिनट विल बी 60 सेकेंड एंड देन स्क्वायर। ओके, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हुआ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और इस सेकंड से ये सेकंड। नाउ 100 will be equals to n2 multiply this is a 1000 100 अपॉन 3600, क्योंकि इसका स्क्वायर भी करेंगे आप। ओके, 20 से 20 कैंसिल आउट हुई, इस 20 से ये 20 कैंसिल आउट हुई। तो n2 की वैल्यू आपके पास अवेलेबल हुई 36 अपॉन 10, इट मींस 3.6। ओके, तो यही आंसर गिवन है। अब डायमेंशन बेसिस पर जो है सॉल्व आउट करेंगे। मैं फार्मूला लिख देता हूं, n2 विल बी n1 m1 अपॉन m2। डायमेंशन मैं लिख रहा हूं, मास में कितनी है, ग्राम, ये पावर 1 है, इट मीन्स ये 1 रहेगी। L1 अपॉन L2, सेंटीमीटर की पावर भी 1 है, तो ये भी 1 ही रहनी। T1 अपॉन T2, ये ऊपर अगर सेकंड आप ऊपर लेते तो सेकंड रेज टू द पावर -2, तो -2 इज द टाइम में टाइम। अब आप M1 लिखेंगे, यहाँ ध्यान रखना पहले ग्राम है, तो ये ग्राम, यहाँ आपके पास आएगा किलोग्राम, ये है सेंटीमीटर, नीचे होगा मीटर, ऊपर है सेकंड, नीचे है मिनट। आई थिंक अब आप सॉल्व कर लेंगे और n2 की जो वैल्यू है
वो N2 की वैल्यू यही 3 पॉइंट्स आनी चाहिए। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन, इफ यूनिट ऑफ अ लेंथ एंड अ फोर्स आर इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, द यूनिट ऑफ अ एनर्जी will be increase by 4 times, 16 times, 8 times और unchanged, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब आप कहने लगे कि मैं यहाँ यूनिट सिस्टम लगा दूं N1 U1 इक्वल टू N2 U2, तो लगने को तो लग जाएगा, पर थोड़ा डिफिकल्टी है कि यहाँ यूनिट जो हम लिखते हैं वो MKS यानी कि मीटर केजी और सेकंड फॉर्मेट में लिखते हैं। इस साइड अदर यूनिट सिस्टम लेते हैं लेकिन वो मास, लेंथ और टाइम में ही होंगी। तो यहाँ आपके पास क्या है कि फंडामेंटल यूनिट लेंथ तो कंसीडर की गई है, लेकिन देखिए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कही गई है फोर्स, जिसको कि 4 टाइम्स किया गया है। फोर्स अपने आप में अगर फंडामेंटल यूनिट सिस्टम में लिखा जाए तो उसकी यूनिट है केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये टोटल 4 के इक्वल 4 टाइम्स कर दी गई है यूनिट। तो अब हमें ये आइडिया नहीं है कि केजी की वजह से ये 4 टाइम्स की गई है या मीटर या सेकंड, जो भी है किसी वजह से की गई है, वो नहीं आइडिया हमें। तो कंप्लीट का आइडिया कि फोर्स को 4 टाइम्स किया गया यूनिट वाइज एंड लेंथ को 4 टाइम्स किया गया, तो इसलिए ये तो हम यूज करने के कैपेबल एट प्रेजेंट नहीं है। तो अब आप एनर्जी को फोर्स इनटू लेंथ के टाइम में लिखिए, सो दैट देन आप जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकें क्वेश्चन को। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या है, वो है आपके पास में ml² t-2। तो अगर इस डायमेंशन को फोर्स mlt-2 और l के फॉर्मेट में लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये फोर्स हो गया और ये आपके पास लेंथ हो गई। बात क्लियर है। अब फोर्स की यूनिट को 4 टाइम्स कर दिया गया, मींस 4F कर दिया गया, और लेंथ की यूनिट को भी 4 टाइम्स L कर दिया गया है। तो देन दिस बिकम्स 4:4 16F:L। तो न्यू एनर्जी सिस्टम में पहले एनर्जी सिस्टम के कंपैरिजन में जो यूनिट है वो 16 टाइम्स हो गई है। ये अगर ओरिजिनल यूनिट सिस्टम है ये और ये फाइनल है तो वो 16 टाइम्स होगी इनिशियल के कंपैरिजन में। ये इस फॉर्मेट में आप क्वेश्चन करेंगे, ना कि ये N1 U1 N2 U2 या फिर जो है आप डायमेंशनल एनालिसिस बेस पर। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन CGS सिस्टम इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Find numerical value of the density in a system in which the unit of a length is 20 centimeter and the unit of a mass is 50 ग्राम। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इस टाइप के मैं क्वेश्चन अभी कर चुका हूँ। हाँ, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर होगा B, इट मीन्स 1600। तो N2 की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है और आंसर आना चाहिए आपका 1600। आप चाहे तो यूनिट सिस्टम वाला लगाइए फॉर्मूला, मीन्स N1 U1 इक्वल टू N2 U2, जिसमें N2 आपको फाइंड आउट करना है। ओके, N1 गिवन है 10, U1 आपको ग्राम सेंटीमीटर क्यूब -3 में गिवन है, U2 आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर और जी जो है 50 ग्राम आपके मास में। ओके, और आप चाहें तो डायमेंशन बेसिस पे कर लें। N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 रेज टू द पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू द पावर B एंड T1 अपॉन T2 रेज टू द पावर C। वैल्यू N2 की तब भी जो है आपके पास आनी चाहिए यही 1600। ओके, तो ये आप तो ट्राई करके देखिए। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन वी हैव फोर्स इक्वल टू x अपॉन लीनियर डेंसिटी प्लस y। एफ ये फोर्स आपको यहाँ गिवन है। तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर x एंड y मीन्स x एंड y का क्या होंगे वो डायमेंशन फॉर्मूला आपको कैलकुलेट आउट करने। अब ये आपका फोर्स है, लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वल साइन के बाद राइट हैंड साइड पे आपको 2 टर्म्स गिवन है जो कि आपके प्लस साइन से एडिशन में। इट मीन्स कि फोर्स की डायमेंशन विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x अपॉन लीनियर डेंसिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। f की डायमेंशन विल बी इक्वल टू x अपॉन लीनियर डेंसिटी, टर्म की डायमेंशन will be equals to dimension of a y। तो ये तो कंफर्म हो गया कि डायमेंशन ऑफ अ y will be equals to डायमेंशन ऑफ अ फोर्स। ओके, फोर्स की डायमेंशन तो हम लिख देते हैं mlt-2 इक्वल्स टू x की डायमेंशन अननोन है एंड देन लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। ओके, मास पर यूनिट लेंथ है लीनियर डेंसिटी। इट मीन्स जो लीनियर डेंसिटी की डायमेंशन होगी दैट विल बी ml-1। बस यही एक पॉइंट इसमें थोड़ा सा टिपिकल था, बाकी तो ये इजी क्वेश्चन है। इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अ y।
ओके, तो y की डायमेंशन तो डायरेक्टली MLT -2 इट मीन्स फोर्स टाइप की डायमेंशन है। तो अब आप देख लीजिए ऑप्शन ए में है y की डायमेंशन यही, ऑप्शन बी में भी इतनी लिखी है, सी में आपका गलत है, ML0 T-1 है, ये भी गलत, ML² T-2। इट मीन्स आंसर मे बी 1 और मे बी 2। ठीक है, अब आप कंपैरिजन करिए इनका। तो डायमेंशन ऑफ x विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, इट मीन्स MLT -2 and multiply dimension of a linear density, it means ML -1. Then this will become m raised to the power 2 L -1 and then L raised to the power 0 and T raised to the power -2. Dimension of x will be m² T -2। अब आप यहाँ से डिसाइड कीजिए, m² T -2 ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ L -2 भी गिवन है, इट मीन्स ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। m² L0 T -2 ये करेक्ट ऑप्शन है फॉर द डायमेंशन ऑफ x। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द गिवन एक्सप्रेशन, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1/a² प्लस x² इक्वल्स टू a raised to the power n plus tan inverse ax. If x is the displacement, then the value of n is, ये n की वैल्यू आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है कि ये n की वैल्यू क्या है। ओके, बट n की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले तो हमें आइडिया लगाना होगा कि a किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a, तभी तो आप जो है इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं लेफ्ट साइड से। ओके, तो ये आपका एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं हो, दिस इज डायमेंशन लेस। ओके, इट मीन्स ax आपका यहाँ पर जो है एक प्योर नंबर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होगी, ax प्योर नंबर। कंसंट्रेट करें, ये एंगल नहीं है यहाँ पर, tan इनवर्स ax ये एक नंबर है। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि tan थीटा इक्वल्स टू, अगर आपके पास कोई एक नंबर x हो तो देन थीटा आप लिखते हैं tan इनवर्स x, ये एक नंबर है। अगेन थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूँ, tan 30 क्या कहते हैं आप, 1/√3, तो ये ही x का रोल परफॉर्म कर रहा है 1/√3। देन इस 30 को आप कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/√3। इट मीन्स ये आपका ब्रैकेट के अंदर जब इनवर्स फंक्शन से अटैच होगा तो ये एक आपका यहाँ नंबर है। बात क्लियर है? अगर आप ये थीटा लिख रहे हैं, ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और एक ये नंबर है, ये भी डायमेंशन लेस ही क्वांटिटी। ओके, तो ये ax इक्वल्स टू, इसीलिए मैंने यहाँ प्योर नंबर लिखा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पर लिख सकता हूँ कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ओके, तो देन x तो आपका गिवन किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइप की क्वांटिटी है। देन डायमेंशन ऑफ a एंड डायमेंशन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कोई भी आप k लिख लो। Then dimension of a will be k upon dimension of x, और x आपने कहा है या डिस्प्लेसमेंट टाइप की क्वांटिटी है, तो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ a will be equals to l में -1। ओके, अब यहाँ तक हमें डायमेंशन ऑफ ए क्लियर हो गई है, एल में -1। अब हम अपने क्वेश्चन को अगेन कंसीडर कर, dx अपॉन 1/a² प्लस x²। इंटीग्रल की कोई डायमेंशन नहीं होगी, इंटीग्रल साइन को आपने रिमूव कर दिया, a रेज टू द पावर n, एंड देन दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं बननी है तो इसको भी हमने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। यहाँ बात क्लियर है? ओके, dx, ये dx का मतलब हो गया डेल्टा x, डेल्टा x इट मीन्स है दो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, तो डायमेंशन बनेगी l। ओके, ये 1/ डायमेंशन ऑफ a क्या है, l-1, it means this will be l-1 and then square of that plus l² a raised to the power, a क्या है, a की डायमेंशन है l में -1 एंड देन पावर n। बात क्लियर? ओके, तो अब ये आपके पास l, ये l² प्लस l², तो l² डायमेंशन में बनेगा l रेज टू द पावर -n, और दिस कम्स आउट l रेज टू द पावर -1 इक्वल्स टू l रेज टू द पावर -n। इससे आया आपका आंसर n इक्वल्स टू 1, तो यही आंसर होगा
सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फाइंड डायमेंशन ऑफ C अपॉन A क्रॉस B इन द एक्सप्रेशन दिस। ये गिवन एक्सप्रेशन है इस बार आपको, तो इसमें डायमेंशन C अपॉन A इंटू बी की आपको डायमेंशन कैलकुलेट आउट करनी है। देन ठीक, A यहाँ है आपका कॉस ओमेगा टी के मल्टीपल में, B टाइम के मल्टीपल में है, ये आपको गिवन है। y डिस्प्लेसमेंट, t टाइम है एंड ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके, एंड c किसका कोफिशिएंट है? रूट टी। कॉस ओमेगा टी तो एक डायमेंशन लेस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसे रिमूव कर दें एंड देन एक्सप्रेशन को हम अगेन लिख लेते हैं कुछ। ये एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में बचेगा, a प्लस बी टी माइनस का c रूट टी। ओके, अब आपका ये थ्री टर्म्स जो हैं ये प्लस या माइनस साइन से अटैच हैं और इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड पर y है। तो देन अकॉर्डिंग टू होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशन ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, क्योंकि a की डायमेंशंस की फिजिकल क्वांटिटी एड अप की जा सकती है, सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। वैसे तो डायमेंशन वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, यूनिट वर्ड करना चाहिए कि a की यूनिट की जो है फिजिकल क्वांटिटी एड अप की जा सकती है या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अ बी टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अ सी रूट टी। यहाँ से y क्या है? डिस्प्लेसमेंट कहा है इन्होंने हमें, y इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो देन इसकी डायमेंशंस तो आपको y की कन्फर्म है, l में 1 है। इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ c रूट t। तो डायमेंशन ऑफ a तो आपको डायरेक्ट मिल गई l में 1। अब डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल टू एल में 1 और रख लें। ओके, तो डायमेंशन ऑफ बी क्या होंगी? एल में 1 और डिनोमिनेटर में आएगा टाइम में 1, तो देन एल टी माइनस 1। तो डायमेंशन ऑफ बी भी अवेलेबल हो गई। नाउ डायमेंशन ऑफ सी और फाइंड आउट करते हैं इसी रिलेशन से। C रूट टी की डायमेंशन विल बी इक्वल टू L रेज टू द पावर 1। तो डायमेंशन ऑफ C विल बी L में 1 अपॉन T में हाफ, क्योंकि ये रूट टी है, T का हाफ कर दिया। तो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ C विल बी LT माइनस हाफ। अब ये ABC की वैल्यू आपको यूज करनी है किसमें? इस एक्सप्रेस टू फाइंड आउट द आंसर। तो C अपॉन A क्रॉस B, तो डायमेंशन ऑफ C क्या निकाली हमने? LT माइनस हाफ अपॉन डायमेंशन ऑफ A L में 1 है, तो डायमेंशन ऑफ B कैलकुलेट की है LT माइनस 1। ओके, नाउ सॉल्व आउट। L से L ये कैंसिल कर सकते हैं आप, L में माइनस 1 होंगी और T में ये प्लस हाफ माइनस हाफ के साथ जाकर ऐड होगी तो T प्लस हाफ। तो ये आपका आंसर बनेगा, L में माइनस 1 और T में प्लस हाफ। यही ऑप्शन येलो कलर की अब है, first option is the correct one. Now consider this question. Can pressure, density and velocity be taken as a fundamental quantity? अब ये आपको प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी गिवन है। अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर इनके बीच एक रिलेशनशिप जनरेट कर पाए, मींस प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी के, तो देन तो आप इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? उसकी बेस जो डेफिनेशन है कि वे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इट मींस कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। ये बेस है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इन्हें एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी के इन बिटवीन डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर कोई रिलेशनशिप जनरेट कर पाए, जैसे कि आप कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो रेज टू द पावर ए एंड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रेज टू द पावर बी, एंड देन आप इसमें सक्सेस हो जाए कि प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी के इन बिटवीन एक रिलेशनशिप जनरेट कर लें, तो देन ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरह से प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी कंसीडर नहीं की जा सकती। ये फिर आपको इनके बीच का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली याद हो, जैसे कि मेरे याद है प्रेशर जो है वो रो वी स्क्वायर के इक्वल लिखा जा सकता है। तो मैं तो अब यहाँ डायरेक्ट कह सकता हूँ कि ये प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह से ट्रीट नहीं की जा सकती इसके बेसिस पर। बट
कोई स्टूडेंट अगर चाहे कि ये तो जो है प्रोसीजर बहुत लंबा है और ये फॉर्मूला उसको मेमोराइज नहीं है, इस तरीके की कोई 3 फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, उनके बीच का रिलेशन नहीं मेमोराइज आ रहा उस वक्त, तो देन हमारे पास एक थर्ड भी मेथड है जिसकी हेल्प से हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह से ट्रीट की जा सकती हैं या नहीं, और वो तरीका है विद द हेल्प ऑफ ए डिटर्मिनेंट। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को ज्यादा बेटर ये क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस थर्ड मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है उनकी डायमेंशंस लिख लीजिए। तो जैसे प्रेशर की डायमेंशन होगी मास में 1, एल में -1, टी में -2। ओके, डेंसिटी की डायमेंशन होगी मास में 1 और लेंथ में -3। इसी वे में वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी मास में 0, लेंथ में 1 और टाइम में -1। ओके, यहाँ भी अगर आप लिखना चाहें तो ये टाइम में 0। बात क्लियर है। अब ये डायमेंशंस से जो है आप एक डिटर्मिनेंट फॉर्म कीजिए। डिटर्मिनेंट इट मीन्स ब्रैकेट से बना लिए 2 आपने, एंड देन मैथमेटिक्स वालों को तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। एंड देन ये नंबर्स जो डायमेंशंस है प्रेशर की वो आप फर्स्ट लाइन में फीड कीजिए 1, -1, -2। एंड देन डेंसिटी की डायमेंशंस आप सेकंड में फीड कीजिए -3, 0। एंड वेलोसिटी की डायमेंशंस आप इस थर्ड रो में फीड कीजिए 0, 1 एंड -1। क्लियर है। ओके, अब अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0 सॉल्व करने के बाद, इन दैट केस ये फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से रिलेटेड है, ये प्रूफ हो जाएगा। अगर मुझे ना तो फार्मूला याद है इस तरीके से इनके बीच का कोई रिलेशन अगर है तो वो मुझे याद नहीं है, और ये प्रोसीजर मुझे लेंथी लग रहा है, तो देन मेरे पास ये थर्ड मेथड है। अगर ये 0 है इन दैट केस ये जो है फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, इनके बीच कोई रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। तो और अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है आफ्टर सॉल्यूशन, तो देन ये 3 फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल की तरह से ट्रीट की जा सकती हैं, बिकॉज ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 1:3 -0 मीन्स इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, माइनस करेंगे ये और बाहर रखेंगे ये। ओके, प्लस माइनस प्लस। ओके, देन माइनस और -1 ये हो गया प्लस। एंड देन अब आप ये नंबर जो -1 जिस कॉलम में है उसे कॉलम को छोड़ देंगे और जिस रो में है उसे छोड़ देंगे आप। तो देन -1 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 1 से, तो दिस विल बी -1। एंड देन माइनस करके 0 की मल्टीप्लाई 0 से, तो इट मीन्स 0। एंड देन फाइनली है आपके पास -2। अब इस रो को छोड़ देंगे जिसमें -2 है और इस कॉलम को छोड़ देंगे जिसमें -2 आ रहा है, तो ये 1 की मल्टीप्लाई 1 से एंड माइनस करके लिखेंगे 0 की मल्टीप्लाई -3, तो वो 0 ही रहेगा। ओके, सॉल्व करते हैं। दिस इज 3, दिस इज -1 एंड दिस इज -2, ये आया 0। क्लियर है। अब 0 है, इट मीन्स प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी ये आपस में रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी है, मीन्स इनके बीच कोई ना कोई रिलेशन है जरूर। आप इस मेथड से चाहें तो प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप इसलिए छोड़ रहे हैं लेंथी है और ये याद नहीं है आपको, लेकिन ये डिटर्मिनेंट ने आपको क्लियर कर दिया कि इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है जरूर। तो इट मीन्स प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी कैन नॉट बी टेकन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।